हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन की डेटशीट आ चुकी है। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया बहुत अच्छी बात है, बट जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी तैयारी नहीं हुई, उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। खासतौर पे पोल साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पोल साइंस की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें 6 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करे हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में आगे देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आइए शुरू करें। सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसमें सिर्फ 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। तो इनमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी, थोड़ी सी एडवांस जानकारी, और ये आपका आंसर कंप्लीट कर देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है ये रहता है कि सोवियत संघ के पतन के कारणों का वर्णन करें। जो सोवियत संघ था, बेसिकली इसकी स्थापना 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी, और यहाँ पर इकलौता राजनीतिक दल 1918 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से स्थापित किया गया था। अब जो ये सोवियत संघ था ये 1917 से लेकर 1991 तक अस्तित्व में रहा और शीत युद्ध की एक दूसरी महाशक्ति के रूप में जाना गया। और जो इसका पतन था ये बहुत सिस्टमैटिक वे में हुआ। बहुत सारी गलतियां हुई सोवियत संघ से, जिनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आता है परमाणु शक्ति पर अधिक निवेश। परमाणु शक्ति की जब आप बात करते हैं तो सोवियत संघ जब शीत युद्ध में अमेरिका के साथ लड़ने लगा, तो उस समय अमेरिका से लड़ते लड़ते इसने अपनी राष्ट्रीय आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा परमाणु शक्ति पर, जो न्यूक्लियर पावर थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, न्यूक्लियर पावर जरूरी क्यों था? क्योंकि शीत युद्ध में सबको ये लग रहा था कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, वो भी सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। इसीलिए सोवियत संघ जो था वो अपनी राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा परमाणु शक्ति के ऊपर खर्च कर रहा था। दूसरी चीज आती है इसमें सामाजिक आकांक्षाओं का पूरा ना होना। जो सामाजिक आकांक्षाओं की आप बात करते हैं, सोशल डिजायर्स की आप बात करते हैं, सोवियत संघ फेल हो गया था। अब सामाजिक आकांक्षाएं कौन सी? यहाँ पर कुछ बेसिक सामाजिक आकांक्षाओं की बात हो रही है, बेसिक सोशल डिजायर्स की बात हो रही है। जैसे नागरिकों को रोजगार चाहिए था, उपभोक्ता वस्तुएं चाहिए थी, और सोवियत संघ अपने नागरिकों तक ये सारी चीजें पहुंचाने में असफल हो रहा था। तीसरी चीज रहती है इसमें अफगान गृहयुद्ध में हस्तक्षेप। जो अफगानिस्तान का गृहयुद्ध था ये 1979 में हुआ, और इस अफगानिस्तान के गृहयुद्ध में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, जो कि इसके लिए बहुत एक हानिपूर्ण माना गया, क्षतिपूर्ण माना गया। उसके अलावा रहता है मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां। जो ये मिखाइल गोर्बाचेव है ये 1980s में, जो 1980s का डेकेड है, दशक है, वहां पर जाकर सोवियत संघ का नेता बना। इसकी पॉलिसीज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पर रिफॉर्म करने की थी कि आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार किए जाने चाहिए, और आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए ही इसने 2 नीतियां इंट्रोड्यूस करी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। और इसकी कुछ नीतियों में पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारना और अपने सोवियत संघ में लोकतंत्र की स्थापना करना था। लेकिन ये जो नीतियां थी ये बैकफायर कर गई, असफल हो गई। क्यों? क्योंकि इसी के जो सहयोगी नेता थे उन्होंने अपना समर्थन नहीं दिया। उसके बाद रहता है लास्ट की कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा। ऑलमोस्ट 70 इयर्स कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे सोवियत संघ पर रूल करा, राज करा, और यहाँ पर एकमात्र राजनीतिक दल था, तो कोई इससे सवाल जवाब करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से समय के साथ निरंकुश होती गई। अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन की। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये आपका रहता है यूरोपीय संघ से। यूरोपीय संघ की प्रासंगिकता या विशेषता का नाम देकर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा। एग्जाम में विशेषता को प्रासंगिकता वर्ड से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन रहता है यूरोपीय संघ की प्रासंगिकता या विशेषता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द रेलेवेंस एंड फीचर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अगर हम यूरोपियन संघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 फरवरी 1992 में की गई थी, और इसके संस्थापक देशों में कुल 28 देशों का नाम रहता है। और सबसे बड़ी चीज जो एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको देगा वो रहता है कि सबसे करंट में इस यूरोपीय संघ में कौन सा देश ऐड हुआ है, तो वो देश है यूक्रेन, और ब्रिटेन इस यूरोपीय संघ से बाहर निकल चुका है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे आंसर पे। तो आंसर रहता है कि ये क्या है, एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला संगठन है। इसकी इकोनॉमी क्या है, एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। और ये इस बात का सबूत सन 2005 सन 2016 दोनों बार दे चुका। 2005 में यूरोपीय संघ विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, और 2016 में ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बात की जाती है यूएनओ में सदस्यता की, मेंबरशिप इन यूएनओ। तो यूएनओ में यूरोपीय संघ के 28 में से 2 देश हुआ करते थे, फ्रांस और ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन, जैसा कि बताया, ब्रिटेन क्या है, यहाँ से निकल चुका है। तो अब इसके पास एक ही ऐसा देश है जो क्या है, यूएनओ में स्थायी सदस्य है। उसके बाद आती है मजबूत सेना शक्ति। यूरोपीय संघ सेना शक्ति के मामले में बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है। बहुत हाईटेक वेपन्स हैं, हाईटेक इसकी मिलिट्री मानी जाती है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना इसके पास है।
इसके अलावा रहता है उन्नत संचार प्रौद्योगिकी, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तकनीकी स्तर पर यूरोपीय संघ का कोई मुकाबला नहीं है, इनफैक्ट अमेरिका भी तकनीकी स्तर पर यूरोपीय संघ से पीछे चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मजबूत मुद्रा, स्ट्रॉन्ग करेंसी, तो यूरोपीय संघ जो है इसकी मुद्रा का नाम है यूरो। ठीक है, यूरो की जब आप बात करते हैं तो जो ये यूरो रहता है ये डॉलर के मुकाबले ज्यादा वैल्यूएबल है। अगर आप डॉलर को कंपेयर करोगे इंडियन रुपीस में और यूरो को कंपेयर करोगे इंडियन रुपीस में, तो जो यूरो की वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा निकल कर आती है। और वर्तमान विश्व में यूरो को ऑलमोस्ट 80% देशों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज में कहें तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बनी हुई है। उसके अलावा लास्ट चीज रहती है विश्व जीडीपी में योगदान। तो जो यूरोपीय संघ है ये विश्व जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश है। ये चीज याद रखिएगा, अमेरिका से भी ज्यादा अगर वर्ल्ड जीडीपी में किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है हमारा यूरोपीय संघ। ये यूरोपीय संघ अकेले दुनिया की 20 से 30% जीडीपी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, चीन की अर्थव्यवस्था का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ, स्पष्ट करें। अब जो ये क्रमबद्ध रूप है ये आपको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में बताना है कि इसका डेवलपमेंट क्या है, सीक्वेंस में हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन देखेंगे, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ चाइनाज इकोनॉमी इन अ सीक्वेंटल मैनर। अगर आप देखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है आज जितनी बड़ी है दिखती है, इतनी बड़ी पहले थी नहीं। जो चीन की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हुआ है, जिसके बारे में चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले रहता है कि माओ के नेतृत्व में गतिरोध अर्थव्यवस्था, स्टैग्नेशन इकोनॉमी लेड बाय माओ। अब जो माओ के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था थी, यानी इसकी आजादी से लेकर 1948 से लेकर 1972 तक, इस समय तक जो चीन की अर्थव्यवस्था थी ये थी गतिरोध अर्थव्यवस्था। जो गतिरोध अर्थव्यवस्था है इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि जो आपकी इकोनॉमी ना ही वो ग्रो करेगी ना ही वो गिरेगी, जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में फंसी रहेगी। और ये चीज याद रखिएगा कि इस समय चाइना जो है वो समाजवादी मॉडल के अनुसार चल रहा था। जो चाइना की इकोनॉमिक मॉडल था वो कौन सा था, समाजवादी मॉडल। सोशल इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं तो इससे ज्यादा बेनिफिट चाइना को प्राप्त नहीं हुआ। तो अब चाइना को एक चीज समझ में आ गई थी कि अब हमें बदलाव करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सेकंड चीज देखेंगे आप तो राजनीतिक एकांतवास की समाप्ति है। ठीक है, द एंड ऑफ पॉलिटिकल आइसोलेशन इन 1971। 1971 में चाइना के द्वारा जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था, राजनीतिक एकांतवास था, उसको खत्म किया गया। कि जो चाइना सिर्फ समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ था उसने अपने उस थॉट को छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया के साथ जुड़ने निकल पड़ा। और उसके बाद फिर आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव आए, जो कि पेश करने वाला व्यक्ति कौन था, चाउ एन लाई। चाउ एन लाई उस जमाने का प्रधानमंत्री था चाइना का, जिसने 4 प्रपोजल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस करे। और ये आपके ज्यादा कोई यूनिक नहीं थे। इकोनॉमी के 4 क्षेत्र जैसे सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, इनके साथ बस ऐड किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी वो इसके साथ ऐड की गई। अब अगर इसमें देखते हैं आगे और क्या क्या हुआ, तो 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई गई, खुले द्वार की नीति अपनाई गई। जो ये खुले द्वार की नीति थी इसने चाइना की अर्थव्यवस्था के विकास को बहुत तेजी से धक्का दिया और यहां से पूरी दुनिया को इनवाइट किया गया कि आप लोग आइए और चाइना में अपने उद्योग स्थापित करिए। और इसी चक्कर में दुनिया के लगभग 90% उद्योगों की फ्रेंचाइज कह लीजिए, एमएनसीज कह लीजिए, सब चाइना में पहुंच गए। उसके अलावा 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कृषि का निजीकरण हुआ, जिससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि जो चाइना की ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसमें तेजी से विकास देखा गया। उसके अलावा सेकंड लास्ट रहता है हमारा उद्योगों का निजीकरण, कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज किया गया। यहां पर एक चीज स्थापित की गई जिसे हम कहते हैं सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहां पर क्या था कि व्यापार और निवेश के लिए उद्योगों को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने पुश करना स्टार्ट करा और लास्ट में चाइना की जो इकोनॉमी थी जब पूरी तरह से ग्रो कर गई, इसको WTO में सदस्यता प्राप्त हो गई। WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन, और चाइना आज की तारीख में विश्व व्यापार संगठन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सदस्य के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स की मुख्य चुनौतियां। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स हमारा एक और क्षेत्रीय संगठन है। ध्यान से सुनिएगा, बात हो रही है ब्रिक्स एक क्षेत्रीय संगठन है, ना कि अंतरराष्ट्रीय संगठन।
ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना औपचारिक तरीके से की गई थी, कोई समझौता नहीं था। 4 देशों ने मिलकर, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, स्टार्टिंग में सिर्फ 4 देश थे जिन्होंने आपसी तालमेल से इस संगठन का निर्माण किया था। और इसकी पहली बैठक 2009 में रशिया में की गई थी और 2010-2011 में बाद में इसमें साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया गया। तो बेसिक इसमें रहता है कि ब्रिक्स की चुनौतियां क्या हैं। अगर आप ब्रिक्स की विशेषताओं की बात करते हो, फीचर्स की बात करते हो, तो सबसे बड़ी चीज इसमें सिर्फ 5 देश हैं, लेकिन 5 में से 2 देश रशिया और चाइना, ये 2 देश ऐसे हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य का मतलब कि इनके पास वीटो पावर है। लेकिन यहां पर क्या है, ये आज की डेट में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसकी क्वेश्चन की देखिएगा एज इट इज आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि डिस्क्राइब द मेन चैलेंजेस ऑफ ब्रिक्स। अगर आप चैलेंजेस की बात करते हो तो सबसे पहली चीज रहती है इसमें कि चीन और भारत, जो इसके 2 सदस्य देश हैं और महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं, ये दोनों क्या है, आपस में विवाद में उलझे रहते हैं। डिस्प्यूट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया, भारत और चीन के बीच में बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। इसमें एक मेन रीजन रहता है सीमा विवाद, कि चाइना भारत के कई सारे हिस्सों पर दावा करता है कि वो क्षेत्र चाइना के हैं। इसमें नेक्स्ट रहता है सदस्यों को निजी प्रभुत्व। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स की संरचना, तो इसमें रशिया, इंडिया और चाइना, ये 3 देश ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी इंडिविजुअल पहचान को रखते हैं। अब इनकी जो इंडिविजुअल पहचान है, कभी कभी ग्रुप के सामने एक चुनौती बनकर आ जाती है कि रशिया कई बार ऐसे डिसीजन ले जाता है जो ग्रुप के लिए खराब रहते हैं, लेकिन उसके निजी फायदे के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। सेम ये चीज चाइना और भारत भी कभी कभी कर देते हैं। और इसके अलावा जो ब्रिक्स है, जब ये बनाया गया था तब इस समय लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए थे जो आज बदलने की जरूरत है। और यहाँ पर जो हम टारगेट एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो जो ब्रिक्स है शुरुआत से लेकर आज तक सिर्फ आर्थिक विकास पे ध्यान दे रहा है, लेकिन आज का जो सिनेरियो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, वो काफी हद तक बदल गया है। इसीलिए ब्रिक्स को भी अपने लक्ष्यों का विस्तार करने की जरूरत है। और जो लास्ट इसकी चुनौती रहती है कि जो दूसरे संगठन है, लाइक आसियान हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, दक्षेश हो गया, ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स उनकी तुलना में अब थोड़ा धीमा पड़ चुका है, क्योंकि जो बाकी के संगठन है वो समय के साथ अपने संगठन के उद्देश्य, लक्ष्य, इन सब में चेंजेस लेकर आ रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लेकर आ रहा, जिसकी वजह से ये क्या है, अपने विकास को थोड़ा सा रोक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से भी, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी होने के कारण क्या है। What are the reasons for the temporary existence of democracy in a Pakistan? जो पाकिस्तान है इसकी राजनीति को आप अस्थायी कह सकते हो या अस्थायी लोकतंत्र कह सकते हो, दोनों ही तरीके से इसको बयान किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, इसके पीछे ढेर सारे रीजंस है। अगर आप देखते हो तो भारत और पाकिस्तान सेम टाइम पे आजाद है, सेम टाइम पे एक इंडिपेंडेंस देश बने हैं, लेकिन आज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर आप बेसिक डिफरेंस उठाते हैं तो भारत का जो लोकतंत्र है विश्व का सबसे बड़ा और स्थायी लोकतंत्र है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल ऑपोजिट, कि सबसे अस्थायी लोकतंत्र। ऐसा इसलिए अगर आप कहें तो बार बार वहां की राजनीति में सैन्य हस्तक्षेप होता रहता है, मिलिट्री इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। लाइक आप अयूब खान की बात कर लीजिए कि अयूब खान ने जब करा, उसके अलावा याहिया खान का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उसके अलावा परवेज मुशर्रफ भी इसी तरीके से वहां पर सत्ता में आए। तो ये चीज है कि बार बार जो वहां की मिलिट्री है पॉलिटिक्स में आ जाती है और सारी पॉलिटिकल पोस्ट को अपने पास रख लेती है, और बाद में इलेक्शंस वगैरह सब रद्द कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है आतंकवाद का बढ़ता स्तर, राइजिंग लेवल ऑफ टेररिज्म। जब आप आतंकवाद की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली मन में एक छवि बनती है पाकिस्तान की, कि जितने भी आतंकवादी सब कहां से आ रहे हैं, पाकिस्तान से। ऐसा इसलिए कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अनऑफिशियली फंडिंग देती है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी जैसे सत्ता में, और जब उसको लगता है मैं हारने वाली हूं, तो उस समय वो टेररिस्ट को फंडिंग वगैरह कराकर देश के इलेक्शंस जो है उनको पोस्टपोन करवा देते हैं, जिसकी वजह से ना इलेक्शन होते हैं ना ही लोकतंत्र स्थापित हो पाता है। और तीसरी चीज है निरक्षरता, इलिटरेसी। जब आप बात करते हैं तो अज्ञानता का स्तर बहुत है पाकिस्तान में। अगर वहां के लोग पढ़े लिखे होते, उन्हें इंपॉर्टेंस पता होती है लोकतंत्र की, तो वो लोग आवाज भी उठाते, लेकिन वहां के लोग ही क्या है, निरक्षर है, अज्ञान है, तो उन्हें यहाँ के लोकतंत्र की अच्छी चीजों के बारे में नहीं पता। उसके अलावा बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप। अगर आप बाहरी शक्तियों की बात करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ फ्रॉम आउटसाइड पावर्स, तो यहाँ पर 2 देशों के नाम आते हैं, अमेरिका और चाइना।
ये दो देश ऐसे हैं जो अपने डेट ट्रैप में इनको फंसाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान को। डेट ट्रैप का मतलब क्या है कि किसी देश को इतना कर्जा दे दो कि वो आपका कर्जा चुका ही ना पाए और आपको वहां के संसाधनों पर, जमीनों पर कब्जा करने का मौका मिल जाए। ठीक वैसा जैसा श्रीलंका के साथ चाइना ने ऑलरेडी कर रखा है। तो यही चीज क्या है, अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ करते रहते हैं और वहां पर ये लोग अपने फायदे के लिए भी लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देते। इसके अलावा जो पाकिस्तान है वहां पर नेताओं से ज्यादा धर्मगुरु पॉपुलर है, कि डोमिनेशन ऑफ रिलीजियस लीडर्स, कि धर्मगुरुओं का दबदबा वहां पर ज्यादा है। लाइक मौलवी वगैरह यूथ को इंटरफेयर इतना नहीं करने दिया था पॉलिटिक्स में, और जो यूथ है वो लीडर से ज्यादा बात मानता है अपने धर्मगुरुओं की। तो ये चीज उसके लिए समस्या का मुद्दा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की शर्तें क्या है। सबसे पहले तो आपको सुरक्षा परिषद पता होनी चाहिए। तो यूएनओ जो है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करने वाली संस्था कोई है, अंग कोई है, तो वो है हमारी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। और जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके स्थायी सदस्यों के पास एक सबसे विशेष पावर है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। और जो वीटो पावर होती है ये अंतरराष्ट्रीय निर्णयों के ऊपर आपका प्रभाव डालती है। जैसा कि आप देखते हैं, क्लैरिफाई द कंडीशन फॉर द बिकमिंग आप परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अगर आप बात करते हैं स्थायी सदस्य बनने के लिए जो ये शर्तें हैं, इनको बताने वाला व्यक्ति था कोफी अन्नान। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। जो ये कोफी अन्नान है, इस व्यक्ति ने 1997 में कुछ बेसिक शर्तें बताई थी जिसको पूरा करने के बाद कोई भी एक देश यूएनओ में स्थायी सदस्य बन सकता है और वीटो पावर पा सकता है। जो शर्तें हैं जैसे बड़ी आर्थिक शक्ति, कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए। उसके अलावा बड़ी सेना शक्ति, कि आपके देश के पास सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बड़ा भूक्षेत्र, लार्ज लैंड एरिया की जब बात करते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा बड़ा भूक्षेत्र होना चाहिए। उसके अलावा यूएनओ का जो वार्षिक बजट होता है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन टू यूएनओ बजट। उसके अलावा लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश का सीधा सा मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, कि आपके देश में राजतंत्र वगैरह ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके देश में सांस्कृतिक विविधता का एक अहम रोल होना चाहिए। लेकिन इन सारी शर्तें पूरे करने के बाद भी क्या कोई देश स्थायी सदस्य बन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि एक अप्रत्यक्ष शर्त ये रहती है क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीटो पावर होल्डर कंट्रीज हैं जिनके पास वर्तमान में वीटो पावर है, उन देशों से भी सहमति लेनी आपके लिए जरूरी है। जैसे भारत जब भी वीटो पावर के लिए बात करता है तो चाइना अपनी वीटो पावर लगाकर भारत का जो मामला है उसे वहीं रद्द कर देता है। और इसमें एक प्रॉब्लम और देखी जाती है जो कि क्या है, अस्पष्ट आंकड़े हैं, कि इनमें कहीं भी आपको स्पष्टता से आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं कि क्या कितना क्या होना चाहिए। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हो तो आपकी जीडीपी क्या होनी चाहिए, सेना में कितने लोग होने चाहिए, भूक्षेत्र कितने किलोमीटर का होना चाहिए, यूएनओ के बजट में कितना योगदान होना चाहिए। तो जो ऐसे डाटा है, आंकड़े हैं, इन सबको क्लेरिफाई अभी नहीं किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इन शर्तों को पूरा करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि कोई देश यूएनओ में वीटो पावर प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, समकालीन विश्व में खतरे के नए स्रोत। डिस्क्राइब द न्यू सोर्सेज ऑफ डेंजर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर आप बात करते हैं नए स्रोतों की तो एक चीज याद रखिएगा, जो खतरे के नए स्रोत हैं ये हमारी नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच से हैं। जो हमारी सिक्योरिटी की नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच है बेसिकली, ये वहां से आया है कि जो आपकी गैर पारंपरिक सुरक्षा की धारणा ये उसका हिस्सा है। और बेसिकली ये याद रखिएगा, जब भी हम खतरे के नए स्रोतों की बात करते हैं तो ये ऐसे स्रोत हैं जिससे किसी एक व्यक्ति, एक देश, एक समुदाय को खतरा नहीं है। ये ऐसे हैं जिससे पूरी दुनिया को, संपूर्ण मानव जाति को खतरा रहता है। तो यहाँ पर कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहले है महामारियां, एपिडेमिक्स, कि जब आप बात करते हो महामारियों की, लाइक कोविड, अभी आप सभी ने इसका एग्जाम्पल देखा है कि कोविड किसी एक देश नहीं था, भले ही चाइना से इसका ओरिजिन हुआ, लेकिन क्या सिर्फ ये चाइना तक सीमित था? जवाब है नहीं, ये पूरी दुनिया में फैला, अमेरिका, भारत, सब जगह गया। तो ये चीजें हैं कि खतरे का नया स्रोत, कि जो वायरस है, महामारियां होती हैं, ये पूरी दुनिया को खतरा उत्पन्न करते हैं। उसके अलावा है वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे ये प्रदूषण वगैरह है, इसकी वजह से जो हमारा तापमान है वातावरण का, ये लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचता है? ओजोन परत को। जो हमारी ओजोन परत है ये, इसको क्या है, लगातार नुकसान होता जाता है।
उसके अलावा वैश्विक निर्धनता, जब आप बात करते हैं वैश्विक निर्धनता की तो ग्लोबल पॉवर्टी देखी जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है कि लाइक अमीर और गरीब के देशों का जो डिफरेंस है, जो इकोनॉमिक डिफरेंस है, ये लगातार क्या है, बढ़ता जाता है। उसके अलावा मानव अधिकारों का हनन, ह्यूमन राइट अब्यूजेस देखने को मिल रहे हैं कि जो मानव अधिकार है इस सरकारों को अपने नागरिकों को बहुत बेसिक तरीके से प्रोवाइड करवाने होते हैं, लेकिन वर्तमान में विश्व में लगभग 90% देशों में लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है और कई जो विकसित देश है ये वहां पर भी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा लास्ट बात रहती है शरणार्थियों की, रेफ्यूजीज की बात रहती है। जब आप रेफ्यूजीज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी रीजन से अपनी पुरानी जगह को छोड़ दिया और आप क्या बन गए, एक शरणार्थी बन गए। अब यहां से एक छोटा सा एमसीक्यू आता है आपके लिए, इस पे ध्यान दीजिएगा कि शरणार्थियों के लिए काम करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, क्या आप जानते हैं? तो यहां पर एक नाम आता है सिंपल सा, यूएनओ का एक स्वयंसेवी संगठन है जिसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है बेसिकली ये इकलौता ऐसा संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व के शरणार्थियों के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा समकालीन विश्व में पर्यावरण किस प्रकार एक चिंता का विषय है। हाउ इज द एनवायरमेंट अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स के लिए। एक चीज याद रखिएगा, अभी तक इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं कोई भी आलतू फालतू नहीं है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है, चाहे आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया हो, चाहे आप बहुत नए बच्चे हो जो लास्ट मोमेंट में सब कुछ पढ़ते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा जब हम पर्यावरण को चिंता की नजर से देखते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल कर आती हैं, वो भी एक वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर। सबसे पहले आता है कृषि योग्य भूमि में कमी, डिक्रीज इन अरेबल लैंड। जब हम बात करते हैं कृषि भूमि की तो ये क्या कम होता जा रहा है, रीजन औद्योगिकरण। कि जो हम औद्योगिकरण की बात करते हैं तो ये जो औद्योगिकरण है हमारा पूरा का पूरा, ये जमीनें क्या है खत्म कर रहा है। आज हमारा सबका ध्यान उद्योगों पर है लेकिन हमारी कृषि पर किसी का भी ध्यान नहीं है। हम कृषि वाली जमीनों को हम उद्योगों के लिए छोड़ दे रहे हैं कि वहां पे उद्योग लग जाए। उसके अलावा नेक्स्ट आता है पीने योग्य पानी में कमी। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है कि एक तो पूरी दुनिया में पीने का योग्य पानी जो है मात्र 2.5% है। अब उसमें से भी काफी हद तक हम लोगों ने गंदा कर दिया और लगातार हम कर भी रहे हैं। हम पूरा अच्छा काम कर रहे हैं कि पानी को गंदा कर रहे हैं और हमारा जो पानी पीने का है उसका स्तर लगातार कम होता जा रहा है। फिर थर्ड आता है कि वैश्विक ताप वृद्धि। जो वैश्विक ताप वृद्धि है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो पूरा वातावरण है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। जब ये वातावरण गर्म होता है तो ये चीज याद रखेगा, इससे इफेक्ट पड़ता है ओजोन परत पर और इससे ओजोन परत में क्या है, छिद्र होता जा रहा है। अब ये चीज याद रखिएगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा वैश्विक ताप वृद्धि का स्तर बढ़ता रहेगा और जैसे जैसे वैश्विक ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ओजोन परत भी नुकसान होती जाएगी। और ओजोन परत का तो जैसा आपको पता ही है कि जिस दिन इसका नुकसान हो गया उस दिन मानव जाति स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से परेशान होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट चीज रहती है हमारे संसाधनों का अत्यधिक दोहन। संसाधन हमारे जितने भी हैं, नेचुरल हो गए या फिर आर्टिफिशियल वाले हो गए, जितने भी टाइप के हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, हम सब इनका भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में संसाधन हमारे पास लिमिटेड है, बहुत कम भी हो चुके हैं, लेकिन हम यूज करने वाली जो हमारी पूरी मानव जनजाति है ये बहुत बड़ी मात्रा में। तो यूज करने के लिए लोग ज्यादा है लेकिन हमारे जो संसाधन है कम है और किसी दूसरे का फायदा ना हो जाए इस चक्कर में हम लोग अपने अपने लिए संसाधनों को इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। और जो हमारा इस्तेमाल करने का तरीका है, जो हम भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारे संसाधनों के साथ साथ हमारी पृथ्वी, हमारा वातावरण भी क्या है, खराब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वैश्वीकरण से, और वैश्वीकरण इस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, पूरी दुनिया को लगातार जोड़ता रहता है। तो ये चीज देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि वैश्वीकरण द्वारा किस प्रकार समकालीन विश्व को प्रभावित किया गया है। हाउ हैज द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बीन अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। पहली चीज समझिएगा कि ये ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है क्या। इसका एक सीधा सा मतलब होता है कि वस्तु, पूंजी, विचार और श्रम का मुक्त प्रवाह। जो हम ये देखते हैं, जो फ्लो होता है हमारा कि एक चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही हैं और विश्व में एक इससे ही घटना पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, तो ये चीजें क्या है, हमारा वैश्वीकरण। और अगर आप वैश्वीकरण के बारे में सोचेंगे कब से आया, तो देखिएगा औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान विश्व में इसकी अवधारणा को माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, आफ्टर 1945। और भारत ने इस ग्लोबलाइजेशन को, वैश्वीकरण को 1991 में अडॉप्ट किया था, और वो भी कैसे, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में।
जब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं, आर्थिक सुधार की बात करते हैं, तो भारत ने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन नहीं अपनाया, इसके साथ पूरी एक पॉलिसी अपनाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब बात आती है कि ये विश्व को प्रभावित कैसे करता है। तो ये चीज देखिएगा, जो वैश्वीकरण है 3 स्तर पर विश्व को प्रभावित करता है। एक है हमारा राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दूसरा रहता है आर्थिक प्रभाव जो कि हमारा इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, तीसरा रहता है सांस्कृतिक प्रभाव जो है हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस। जब हम बात करते हैं इन तीनों की, तो सबसे बड़ी चीज आपको इन सबके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव में फॉर एग्जांपल कि जो राज्य की कार्य क्षमता है, जो राज्य के काम है वो कम हो गए। लाइक पहले सरकार डिसाइड करती थी कंपनी क्या बनाएगी, कैसे बनाएगी, कितना बनाएगी, लेकिन अब ये चीजें क्या है, कंपनियों के हाथ में चली गई हैं प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पर कंपनियां खुद डिसाइड करती है कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव की बात करोगे तो आज भी फाइनल डिसीजन होल्डर कौन रहता है, राज्य, गवर्नमेंट रहती है हमारी। उसके अलावा आर्थिक प्रभाव की आप बात करते हो तो सबसे बड़ी चीज पूरी दुनिया में जो MNCs हैं इनका विस्तार हुआ है, जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, बहुराष्ट्रीय निगम है, इनका विस्तार देखने को मिला है कि आज सारी कंपनियां एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश यहां तक पहुंचती रहती हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, जो हमारे कुटीर उद्योग थे इन सब की समाप्ति हो गई है। आज हर कोई क्या है, बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है, बड़ी कंपनी के साथ रहना चाहता है, लेकिन कुटीर उद्योग जो है ये इनका पतन हो चुका है, ये अपनी प्रक्रिया में। और इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव की जब आप बात करते हैं तो सांस्कृतिक प्रभाव में 2 चीजें देखते हो, इसमें भी आपको पॉजिटिव देखना है और इसमें भी नेगेटिव। पॉजिटिव की अगर आप बात करते हो तो आपके पास हर चीज का आज विकल्प अवेलेबल है, हर चीज का ऑप्शन। अगर आप खाने पीने की बात करते हो तो खाने पीने में भी आपके पास 40 ऑप्शन रहते हैं कि क्या खाना है, और पहनावे में भी आपके पास 40 है कि टी शर्ट है तो टी शर्ट भी 10 टाइप की, कौन सी आप पहनना चाहेंगे। लेकिन जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो इससे क्या है कि जो पश्चिमी कल्चर है वो सबके ऊपर हावी हो रहा है, जो पश्चिमी संस्कृति है वो सबके ऊपर हावी हो रही है, और इसके साथ साथ जो संस्कृतियों की मौलिकता है, जो हर देश अपने लिए एक संस्कृति कैरी करता था, उसका नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भारत की संस्कृति जो थी, कुर्ता, धोती, फीमेल्स के लिए साड़ी, ये सारी चीजें थी, लेकिन आज जो है पूरा वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लिया गया है कि जीन्स, टी शर्ट ये हमारे लिए एक सामान्य चीज बन गई है। अब ये जो लास्ट चीज रहता है, लास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा ऑलमोस्ट, कि पर्यावरण संरक्षण में भारत द्वारा किए गए सहयोग का वर्णन करें, कि जो पर्यावरण हमारा खराब होता जा रहा है इसमें भारत सरकार क्या कर रही है। डिस्क्राइब दी कॉपरेशन मेड बाय द इंडिया इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि जो पर्यावरण संरक्षण है कि यहाँ पर सरकार कर क्या रही है भारत की। सबसे पहली चीज भारत ने क्या करा, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करा, और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है लीगली 1997 में करवाया गया था जापान में, और इसका मेन लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है, जैसे मीथेन वगैरह जो हमारे वातावरण के लिए हानिकारक है, इनका उत्सर्जन कम किया जाए कुछ भी करके। उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन है इसमें कमी पर जोर दिया गया है। भारत जो है वो ग्रीन हाउस गैसों को सबसे कम उत्सर्जन करने वाले देशों में आता है, तो भारत क्या है अपने इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सही काम कर रहा है। उसके अलावा आती है हमारी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, कि भारत में जो ईंधन यूज किया जाता है गाड़ियों में, कोशिश की जाती है कि स्वच्छ ईंधन यूज किया जाए, और उसके अलावा जो छोटे मोटी चीजों में ईंधन यूज होता है वहां पर भी हम स्वच्छ ईंधन यूज करने के ऊपर ध्यान देते हैं। और कई बार तो यहाँ पर प्लास्टिक बैन भी लग चुका है, काफी चीजें हो चुकी हैं, और जो स्टेट लेवल पर कई सरकारें ऑड इवन का पर्पज अपना रही हैं कि पॉल्यूशन कम होता रहे। उसके अलावा 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई, नेशनल ग्रीन अथॉरिटी की स्थापना की गई, कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। और उसके अलावा कि नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है रिन्यूएबल है, कि एक बार ही यूज आपने कर लिया तो उसको दोबारा से ठीक करके यूज किया जाए, ऐसी ऊर्जा पे ध्यान दे रहा है। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि भारत सरकार अपने स्तर पर, निजी स्तर पर बहुत सही प्रयास कर रही है, लेकिन बस जरूरत है तो अंतरराष्ट्रीय समर्थन की, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कोई देश अकेले कुछ नहीं कर सकता, सबको मिलकर सहयोग करके ही इस पर्यावरण को ठीक करना पड़ेगा। अब ये देखिए हमारे पास आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि लाइक ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 3 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी एक प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि साझी संपदा से आप क्या समझते हैं, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमनवेल्थ, हाउ इज इट एक्सप्लॉइटेड एंड पॉल्यूटेड। कि देखिए एक अगर आपको हिंट दिया जाए तो ये आपके पर्यावरण वाले चैप्टर से है। साझी संपदा का मतलब होता है एक ऐसी संपत्ति जिसे सब इस्तेमाल करते हैं, लाइक हमारा वातावरण। अब जो वातावरण सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका दोहन और प्रदूषण कैसे हो रहा है, बस ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको संसाधनों को
हुआ इस्तेमाल और जो हम मनुष्य की हरकतें हैं, जो हम सहयोग नहीं करना चाहते, इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन हरकतों के बारे में डिफाइन करना है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन रहता है 9/11 की घटना और उसके परिणामों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ 9/11 एंड इट्स आफ्टरमैथ। कि अगर आप बात करते हो 9/11 की घटना, तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। अमेरिका को आतंकवाद से डराया गया। तो इसके बारे में बताना है कि ये घटना कैसे शुरुआत हुई, कैसे अटेम्प्ट हुआ और इसके बाद हुआ क्या। तो एक हिंट याद रखिएगा, जब परिणाम की बात की जाएगी तो यहाँ पर एक ऑपरेशन की बात आती है, वो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ये चीज जरूर मेंशन करनी है आपको कि एंड्यूरिंग फ्रीडम क्या था, 9/11 की घटना का परिणाम था, जिसमें क्या है पूरी दुनिया से गिरफ्तारियां की गई थी जिसके ऊपर 9/11 की घटना का शक था। और लास्ट रहता है हमारा अरब स्प्रिंग के कारण और परिणामों का वर्णन करें कि जो ये अरब स्प्रिंग था जिसने मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका पूरे में एक बदलाव की लहर लेकर आया, तो ये चीजें क्या थी। तो ये चीज याद रखिएगा, अरब स्प्रिंग का कारण क्या था, सामाजिक असंतोष, कि सरकार से, अपनी जनता जो थी वो सरकारों से खुश नहीं थी और बिल्कुल नहीं थी। ना रोजगार था, ना ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था थी, ना ही मानव अधिकार थे। तो लोग परेशान थे अपनी सरकारों के खिलाफ और जो ये तेजी से बदलाव हुए, इसी को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग का। और इसके परिणाम याद रखिएगा कि सभी देशों में, जो मध्य एशिया के देश हैं और जो पश्चिम और उत्तरी अफ्रीका के देश हैं, इन सभी देशों में सुधार किए गए। कई देशों का संविधान बदला गया, कई देशों में प्रशासन बदला गया। तो उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और इनकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे बाहर आपका कोई सा भी नहीं आएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।